गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं वेव्स एंड इट्स सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो वेव्स की। हमने जैसे पहले बोला था कि अब हमें बोर्स थ्योरी पे जाना है, पर बोर्स थ्योरी पे पहुंचने से पहले उस थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हम लोगों को क्लियर करने हैं। प्री रिक्विजिट्स का मतलब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना है, तब जाके हमें बोर के मॉडल को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो पहला प्री रिक्विजिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम हालांकि इसके बारे में आपको मालूम होगा, मुझे ये यकीन है। वेव क्या होती है, किसको बोलते हैं, कैसे दिखती है, ये सब आपको शायद मालूम हो। और वेव से रिलेटेड टर्म्स मैंने लिख रखे हैं। ये बहुत बेसिक है बेटा, हो सकता है आपको मालूम भी हो, नहीं भी मालूम है तब भी हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो वेव क्या है बेटा, आपको मालूम है कि वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है और वेव एक मेथड है प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी का। एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका है वेव। मतलब जब वेव मूव करती है तो बेसिकली एनर्जी मूव करती है। तो एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका क्या है, वेव। बस ये क्या है, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का मतलब समझते हैं, पीरियोडिक का मतलब है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करना, उसको बोलते हैं पीरियोडिक। सो वेव मोशन रिप्रेजेंट्स प्रोपोगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस carrying energy. So this is important that energy is carried in a periodic manner. Energy is transferred in a periodic manner, that is a wave. इसके बारे में बहुत डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तो ये सब चैप्टर आएंगे बेटा फिजिक्स में, वो आप बहुत, हम लोग तो बहुत बेसिक हैं, है ना, पर वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी क्या क्या आप कह सकते हो थ्योरीज होती हैं, ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा। और अगर मैं एक बेसिक वेव बनाने की बात करूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा आपने वेव देख रखा है बेटा, इस तरह से एक हिलते डुलते साइन को आप क्या बोलते हो, एक वेव है। एक्चुअल में हर वेव की एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मैंने एक साइन फंक्शन बनाया क्योंकि मैंने एक सिनुसॉइडल वेव बनाई है। बेसिकली इस वेव की इक्वेशन में साइन फंक्शन आ रहा होगा, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप समझते हो। तो मैंने एक सिनुसॉइडल वेव बना रखी है, दिस इज अ वेव। It is a periodic disturbance which carries energy. It is a periodic disturbance which carries energy. बाकी डिटेलिंग फिजिक्स में, अभी सिर्फ अपने मतलब की चीजों को हम लोग एड्रेस करेंगे। क्या है बेटा, अब आपको शायद मालूम, ये सब इक्वल है ना, जैसे ये वाला पीक और ये वाला पीक बराबर ही है, मेरे मुझसे ऊपर नीचे बन गया होगा। ये जो पीक पॉइंट्स हैं, इनको शायद आपको मालूम है कि इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो पीक है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। एक्चुअल में दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, ये पहला टर्म यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप देखो तो दिस इज वर्टिकल एक्सिस, है ना, तो ये वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल एक्सिस है बेटा, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, मैक्सिमम कितनी ऊपर तक गया, यहां तक गया। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना, मतलब ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बेटा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, जैसे इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ्स बोलते हैं। तो टॉप मोस्ट इज क्रेस्ट एंड बॉटम मोस्ट इज ट्रफ, ये सब आपको मालूम भी होगा। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट टर्म है एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन वर्टिकल एक्सिस। सो दिस पर्टिकुलर हाइट इज एम्पलीट्यूड। दिस इज ऑल्सो ए। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, तो ये ऊपर वाला ए है और नीचे वाला भी ए है ना, ऊपर वाला भी ए है और नीचे वाला भी ए है। तो ये जो डिस्टर्बेंस का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वर्टिकल एक्सिस पे, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एसआई यूनिट, जितने भी टर्म्स है बेटा, सबकी एसआई यूनिट जरूर हम लोग लिखेंगे। तो आप बताओ, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो आप इसको क्या बोलोगे, मीटर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टर्म क्या है, वेवलेंथ। इट इज इंपॉर्टेंट। और वेवलेंथ क्या है, it is the distance between two successive crest और two successive trough। तो बेटा दो सक्सेसिव क्रेस्ट, जैसे मतलब एक ये वाला ले लीजिए और एक ये वाला क्रेस्ट ले लीजिए। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ, लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। हो सकता है मेरा लैम्डा बहुत अच्छा ना बनाओ, भावनाओं को समझिएगा। सो दिस डिस्टेंस इज लैम्डा। सिमिलरली बेटा, दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की भी ये डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा कहलाती है। बेसिकली एक वेव की जो लेंथ है, दैट इज वेवलेंथ। अब आप बोलोगे एक वेव की लेंथ क्या है, तो चलो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। दिस इज, अगर आपको ऑसिलेशन दिख रहा हो बेटा, तो ये ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ये एक वेव है, ये जो मैंने रेड से बनाया है, दिस इज वन वेव।
एक और आगे चले जाएं तो 1 वेव ये हो गई, 1 वेव ये हो गई, कितनी हो गई 2 वेव्स। तो ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये वाली जो लेंथ है एक वेव की, ये जो लेंथ है ये भी एक्चुअल में वेवलेंथ के बराबर ही है। वो जो एक वेव की लेंथ है दैट इज ऑल्सो लैम्डा। तो आप दो सक्सेसिव क्रेस्ट, दो सक्सेसिव ट्रफ या एक वेव की इस लेंथ को क्या बोल सकते हैं बच्चे, क्या बोल सकते हैं हम, वेवलेंथ। अब चूंकि डिस्टेंस है तो एसआई यूनिट ऑब्वियसली क्या होगी, मीटर। एसआई यूनिट क्या है, मीटर। आप इसको लिख लो। चलो इधर फ्रीक्वेंसी मालूम है आपको, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर यूनिट टाइम या इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड। अब ऑसिलेशंस किनको बोलते हैं, ये जो हो रहा है इसी को तो ऑसिलेशन बोलते हैं। ऐसे कितने ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम कोई वेव करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर यूनिट टाइम। यूनिट बेटा एसआई यूनिट क्या करेंगे, एसआई यूनिट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो नंबर की तो कोई यूनिट है नहीं, पर यूनिट टाइम, तो नीचे डिनोमिनेटर में टाइम है, इसका मतलब ऊपर नंबर है जिसकी कोई यूनिट नहीं, नीचे टाइम है, तो इसका मतलब है कि टाइम इनवर्स। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो सेकंड इनवर्स। और बेटा सेकंड इनवर्स को ही, सेकंड की पावर -1 को ही क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। आपको मालूम है कि हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट को सेकंड इनवर्स बोल सकते हो, हर्ट्ज भी बोल सकते हो, इन ऑनर ऑफ हर्ट्ज, HERTZ, है ना, ZZ जो भी, HERTZ। तो हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये HZ। ठीक है बेटा, इसको सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ये सिंबल है न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू का प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, जैसे NEW सॉरी, जैसे न्यू क्लोथ है ना, तो न्यू से हम लोग इसको, ये म्यू नहीं है, एक और सिंबल है, जैसे अब ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, इसको म्यू बोलते हैं, इसको आप MEW बोल सकते हो, म्यू है। जबकि ये वाला जो है ये इसको ऐसे आप बोल सकते हो, हालांकि एग्जैक्टली न्यू नहीं लिखना चाहिए, मैं सिर्फ आप कैसे बोलोगे इसलिए बता रहा हूं। टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल है। एसआई यूनिट टाइम है तो ऑब्वियसली एसआई यूनिट सेकंड होगा। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको मालूम भी है बेटा, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है, अब ये मत बोलिएगा कि हमने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा। टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। ये एक नोन फैक्ट है जो कि आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है। टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को 1 टाइम पीरियड लिख सकते हैं। दिस इज वेल नोन टू यू। ठीक है बेटा। फिफ्थ, वेव वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे, जैसे आप बोलो 20 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज स्पीड। स्पीड को अगर कोई डिफाइन करने को बोले तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा। स्पीड को डिफाइन करने का एक ही तरीका है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो वेव स्पीड क्या है बेटा, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वही चीज है बेटा, चाहे वेव स्पीड बोल लो, वेव वेलोसिटी बोल लो, हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल जो है दैट इज वेव स्पीड बेटा, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होती है, आपको मालूम है। तो एसआई यूनिट मैंने लिखी नहीं, लिख लेते हैं। एसआई यूनिट इज ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है और हो सकता है आपको याद भी हो। वेव वेलोसिटी, वेव की जो स्पीड है दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। That is frequency multiplied by wavelength. This is very important. This is very important. मैं इसको यहां पे फिर से एक बार लिख रहा हूं बेटा। Wave speed is equal to frequency of the wave multiplied by wavelength of the wave. प्लीज आप उसको लिखें, प्लीज दाहिनी तरफ वाला प्लीज आप लिखें, तब तक मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला मिटा रहा हूं। ये आप लिख चुके होंगे। चलो, क्या लिखना है हमें, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं शब्दों में। वेव सूख जाए थोड़ा, चलो इसको यहां पे मैं लिखता हूं, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा दूं। ये ऐसे लिखा जा सकता बेटा, वेव स्पीड
या वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बट किसी भी वेव के लिए दिस इज ऑलवेज ट्रू, फॉर एनी वेव दिस इज, आप बोल सकते हो बेसिक इक्वेशन है जो उस वेव के लिए तो अप्लाई करेगा ही करेगा। वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। लिखा आपने? तो कितने टर्म्स हो गए? 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए रिलेटेड टू वेव। एक और टर्म मुझे आपको बताना है, तो ये आप लिख चुके हो, मैं यहां पे बताऊं? ठीक है, चलो इसको मैं बिठाता हूं, यहां पे बताता हूं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, ये शायद आपने ना सुना हो या हो सकता है सुना भी हो कुछ लोगों ने। यहां तक तो मुझे मालूम है कि आप सब ने सुन रखा है, सबको इनके बारे में मालूम भी है, तो एक तरह से आपका रिवीजन ही है बेटा। लेकिन ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 5 और 1 6 नंबर। तो 6 नंबर है बेटा वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर इसको न्यू और बार से डिनोट करते हैं। न्यू के ऊपर एक डंडा लगा दिया, सो दिस इज न्यू बार। न्यू बार इज वेव नंबर। कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ, सपोज एसआई यूनिट की बात करते हैं तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर हो गई। यूनिट मीटर मतलब 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी, वो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट मीटर या पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। अभी समझाता हूं इसको मैं आपको, पर आप फॉर्मूला लिख लें बेटा तब तक। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, 1 अपॉन वेवलेंथ। सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, इसको याद रखिएगा बेटा। अब इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं कि ये हम मतलब क्या कहना क्या चाहता है वेव नंबर। वेवलेंथ आपको मालूम है, तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। चलिए एक प्यारी सी वेव बनाते हैं, ये बना ले। ये एक वेव मैंने बनाई है और इस वेव की जो वेवलेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है लैम्डा, सपोज दिस लैम्डा इज 0.25 मीटर है ना, 25 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि एक वेव है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 0.25 मीटर है। हमें इस पर्टिकुलर वेव के लिए वेव नंबर पता करना है। हमें इस पर्टिकुलर वेव के लिए वेव नंबर पता करना है। मतलब हमें क्या पता करना है, हमें यूनिट मीटर में, 1 मीटर में ऐसी कितनी वेव्स आएंगी ये पता करना बेटा। हमें 1 मीटर में यूनिट लेंथ में ऐसी नंबर ऑफ वेव्स पता करनी है। तो आप बताओ क्या करोगे आप। यूनिट मीटर मतलब आपने ये 1 मीटर बना दिया, सपोज ये लेंथ 1 मीटर है। अब इस 1 मीटर की लेंथ में ये वाली कितनी वेव्स आप बना पाओगे। ये लेंथ कितनी है बेटा, 0.25 मीटर। ये लेंथ कितनी है, 0.25 मीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कितनी वेव्स बनाओगे आप। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, 4 वेव्स ही तो बना पाओगे, है कि नहीं। 1 2 3 4 25, ये ऐसे रहा ना, देखो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 हो गया ना, मतलब 1 मीटर हो गया पर यूनिट मीटर। सो दिस लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। हमने 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर कंप्लीट कर लिए। कितनी वेव्स बनाई हमने, 4 वेव्स बनाई। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 4 वेव्स बनाई। तो वेव नंबर, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे वेव नंबर कोई पूछे न्यू बार, तो हमारा आंसर होगा 4, क्योंकि हमने पर यूनिट मीटर 4 वेव्स बनाई। और यह कहता भी है कि नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वही तो वेव नंबर है। समझ में आ रहा है आपको। और इसको आप जरा इस फॉर्मूले से वेरीफाई करो, फॉर्मूले से वेरीफाई करो बेटा। क्या हम इसको 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, एंड लैम्डा इज 0.25, जरा बताएं। सो दिस इज 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 0.25, तो 1 अपॉन 0.25 बेटा 4 ही तो आएगा।
तो न्यू बार इज 1 अपॉन लैम्डा। अब एक चीज छूट गई है जो आपको बताना है, इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बताओ बेटा। तो एसआई यूनिट क्या होगा? इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, हाँ या ना? पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ वेव्स, नंबर की कोई यूनिट नहीं, पर यूनिट लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मीटर इनवर्स। ये चीजें समझ में आ गई आपको? तो हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए रिलेटेड टू वेव। वेव क्या है? एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस है जो कि एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। फिर वेव से रिलेटेड पहला टर्म है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस। दूसरा टर्म है वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ, वेवलेंथ, या दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, वेवलेंथ। तीसरा है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड। चौथा है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। पांचवा है वेव स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय अ वेव। वेरी इंपॉर्टेंट, वेव स्पीड इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, याद रखेंगे। और लास्ट था, ये शायद आपने नहीं सुन रखा हो, इंपॉर्टेंट, वेव नंबर। इसको आगे बार बार हम लोग यूज करेंगे, जब बोर्स थ्योरी में हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसकी बहुत यूज करना पड़ेगा। सो वेव नंबर इज न्यू बार, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स कंटेंट पर यूनिट लेंथ 1 अपॉन लैम्डा, और ऐसा यूनिट बेटा मीटर इनवर्स। समझ में आ गया? तो वेव हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए वेव के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको आप लिखो, फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताता हूं। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्ट में इसको ईएम वेव्स बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एडवांस टॉपिक है, कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये सब में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जरूर कवर करेंगे, और वो है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ईएम वेव्स। हमें क्या करना है बेटा? जैसा नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि ये वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होती हैं। तो कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा? इट इज अ वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस आप समझते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ है? कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, एक्सेलरेट करता है बेटा, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं, दीज ऑसिलेशंस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, द ऑसिलेशंस ऑफ दोज फील्ड्स क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कैसे बनता है, डिटेलिंग सब एडवांस टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं बेटा उनको, ये ऐसे बनते हैं। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस अकर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। So this is an important property of EM wave. These oscillations are also perpendicular to the direction of propagation of wave. इसको आप ऐसे समझो कि suppose this is the direction of propagation of wave, मतलब वेव इस तरह से जा रही है। तो बेटा अब क्या है कि एक प्लेन तो ये वाला हो गया, सपोज ये वाला प्लेन है ना, और एक इस तरह से ऐसे प्लेन हो गया, सॉरी इस तरह से प्लेन हो गया। तो बहुत सिंपल है। तो अगर एक वेव इस तरह से ऑसिलेट करेगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऑसिलेट करेगी बेटा, तो दूसरी वेव क्या करेगी? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करेगी। मतलब इसको ऐसे समझो कि दोनों ऑसिलेशंस, दोनों फील्ड का ऑसिलेशन सेम प्लेन में नहीं हो सकते, परपेंडिकुलर प्लेन। मान लो एक ऑसिलेशन XY प्लेन में है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन XY प्लेन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन XY प्लेन में है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी XY प्लेन में ऑसिलेट करेगा? द आंसर इज नो। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करेगा। अब वो कौन सा प्लेन हो सकता है बेटा? वो YZ हो सकता है, XZ हो सकता है, लेकिन XY में तो नहीं करेगा। तो इतना ही बस आपको ध्यान रखना है कि जो ऑसिलेशंस हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं। क्यों होते हैं ये सब हम लोगों के पढ़ने का विषय नहीं है यहां पे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब भी आपको ध्यान रखना बेटा। दीज वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
EM waves travel with the speed of light in vacuum। अगर वैक्यूम से दूसरा कोई हटा के मीडियम लोगे बेटा, तो हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि मीडियम चेंज होते ही स्पीड चेंज होती है। पर वैक्यूम में और इवन एयर में भी आप रफली मान सकते हो कि जो EM वेव्स हैं, ऑल EM वेव्स, जितनी भी EM वेव्स हैं, सबकी स्पीड कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट स्पीड लाइट की स्पीड होती है। कितनी स्पीड होती है बेटा? स्पीड, लाइट की स्पीड को हम लोग C से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रफली, है ना, 2.99 समथिंग होता है, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ EM वेव्स इन वैक्यूम। इसको एयर में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वैक्यूम में स्पीड है बेटा EM वेव्स की। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ वेव होती है, आपको याद है, वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ होती है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वेव्स वाले में सेक्शन में पढ़ा था। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। समझ में आ रहा है ना आपको? अब क्या करना है, देखो बेटा, EM वेव्स के लिए स्पीड फिक्स हो गई, स्पीड फिक्स हो गई अगर वैक्यूम की बात करें तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको मालूम है कि V की वैल्यू C के बराबर है एंड दैट इज कांस्टेंट। ऑल EM वेव्स ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड दैट इज C इन वैक्यूम। तो ये बेटा C की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे C सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आने वाला है? स्पीड की जगह पे C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बेटा। क्या है ये? लेफ्ट हैंड साइड पे C है, C है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, यहां से एक और रिलेशन हम लोग थोड़ा सा एंटिसिपेशन आप ये कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है और दाहिनी तरफ दो प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है एक्चुअली दो वेरिएबल्स का, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को घटना पड़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ को घटाना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बेटा आप क्या लिखोगे? C/λ। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे? C/λ। अब ऊपर वाला टर्म तो कांस्टेंट है, C तो कांस्टेंट है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस चीज को याद रखना बेटा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे PV में प्रेशर और वॉल्यूम में होता है, आइडियल गैसेस में हम लोगों ने पढ़ा। अगर एक को, बाकी चीजों कांस्टेंट रख लो, प्रेशर को बढ़ाते तो वॉल्यूम घटना पड़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ाते तो प्रेशर को घटाना पड़ेगा। वैसा ही बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन है EM वेव्स की। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होगी, और अगर वेवलेंथ इंक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। सभी EM वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। चलो एक आध दो प्रॉपर्टी और लिखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको यह मालूम है कि साउंड वेव्स के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रेवल करने के लिए। मतलब साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह तभी जा सकती है जब कोई बीच में मीडियम प्रेजेंट हो, कोई माध्यम चाहिए उसको ट्रेवल करने के लिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, उसके लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं? आंसर इज नो, बट EM वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। आपको मालूम है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सूर्य का प्रकाश धरती तक कैसे पहुंचता है बेटा? बीच में वैक्यूम ही तो है, तब भी यहां तक पहुंचता है ना। कैसे प्रोपोगेट करता है? क्यों? क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, मटेरियल की जरूरत ही नहीं, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है ना।
चलो ठीक है, तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी बेटा। कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं, तो एक अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो दूसरे को ऐसे ऑसिलेट करना पड़ेगा, है ना, परपेंडिकुलर। तो एक अगर ऐसे है तो दूसरे को ऐसे, ठीक है। और आपको कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये सब जानने की जरूरत नहीं। बाकी जो प्रॉपर्टीज वेव्स की होती हैं उनमें से दो खास बातें ये कि ईएम वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है वैक्यूम में, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हर ईएम वेव के लिए आप c को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ लिख सकते हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब एक समस्या है, हमने बोला ना कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो मैं बार बार कर रहा हूं हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें अब यह तय करना है कि कौन कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो अगला सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ईएम वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, उनके वेवलेंथ्स का ऑर्डर क्या होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है। अब हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं, तो आप इसको लिख लो बेटा, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। आइए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को यह देखना है कि किन किन वेव्स को हम लोग ईएम वेव्स बोलते हैं, या किन किन वेव्स के लिए वो प्रॉपर्टीज जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी थी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रखा है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि सारी ईएम वेव्स को मैंने अरेंज कर रखा है। तो बेटा अब आप देखो ध्यान से, इसको आपको बनाना है ना, तो अभी आप कुछ समझ लो फिर बना लेना। अब जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे बेटा, जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीजेस। इस स्पेक्ट्रम में जब लेफ्ट से राइट या इस पट्टी में जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे इस स्ट्रिप में, तो वेवलेंथ विल इंक्रीज, सो लैम्डा इंक्रीजेस। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। तो बेटा अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बहुत स्पष्ट है कि फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, हाँ या ना? ठीक है बेटा, वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन दिस स्पेक्ट्रम। और एक और चीज मैं लिख रहा हूं, उसको अभी थोड़ी देर में हम लोग बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए आप यकीन करो कि जो हम यहां पे लिख रहे हैं वो सही है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेवलेंथ इंक्रीज करता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, या जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो एनर्जी ऑफ वेव डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अब एनर्जी का कैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये सब अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। किसमें बेटा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि हम सही बोल रहे हैं, तो बेटा लेफ्ट से राइट चलोगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी और एनर्जी भी डिक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट मूव करने पे। तो अगर मैं आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल पूछूं कि इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लीस्ट एनर्जेटिक वेव कौन है, लीस्ट एनर्जेटिक वेव का मतलब सबसे कम एनर्जी वाली वेव कौन है, तो आप बोलोगे लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। मैं सबको पढ़ देता हूं एक बार। दिस इज गामा रे, चलो दिस इज गामा रे। ये आपको मालूम है कि कैसे ओरिजिनेट होती है ना, रेडियो एक्टिव सोर्स से गामा रेज ओरिजिनेट होती हैं। रेडियो एक्टिव रे है बेटा। एक्सरे, कभी मारपीट की हो, हड्डी टूटी हो, एक्सरे कराने गए हो, उसमें एक्सरेज ही निकलती हैं। तो गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया। यूवी इज अल्ट्रावायलेट, यूवी इज अल्ट्रावायलेट रेज। सो यूवी रेज यहां पे हैं बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, इनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। विजिबल, विजिबल टू ह्यूमन आईज, ये बहुत जरूरी है। हम लोग विजिबल तो लिखते हैं बट दिस विजिबल इज विजिबल टू ह्यूमन आईज। हमें जो विजिबल है, हमारी आंखों को जो विजिबल है उनकी बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी दूसरे एनिमल के लिए विजिबल रीजन कुछ दूसरा होता हो, बट दिस इज विजिबल टू ह्यूमन आईज। IR, IR इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव,
इंफ्रारेड रिमोट में होता है ना, ये आपको विजिबल नहीं होता बेटा। आईआर कैमरा भी आते हैं, जो रिमोट आप ऑपरेट करते हो वो इंफ्रारेड से ऑपरेट होते हैं। माइक्रोवेव्स, पिज्जा बनाते हैं, याद आ गई पिज्जा की, तो माइक्रोवेव्स जानते हैं, गर्म करते हैं हम लोग, वहां माइक्रोवेव ही यूज होता है। माइक्रोवेव का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो वेव्स आप सुनते हैं ना, रेडियो एफएम, तो रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स मोबाइल सिग्नल्स के लिए, वायरलेस सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। जैसे वॉकी टॉकी है, अल्फा टू डेल्टा, डेल्टा टू अल्फा, अल्फा कॉलिंग डेल्टा, आप सुन रखे हो, वायरलेस है ना। या मोबाइल सिग्नल्स में क्या यूज करते हैं बेटा, लॉन्ग रेडियो वेव्स। अच्छा ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि लीस्ट एनर्जेटिक वेव बताओ। लीस्ट एनर्जेटिक मतलब इन सब में सबसे कम एनर्जी किसकी है, किसकी है बेटा, लॉन्ग रेडियो वेव्स की। लॉन्ग रेडियो वेव्स की, क्योंकि लेफ्ट से राइट आने पे एनर्जी डिक्रीजेस। लॉन्ग रेडियो वेव्स मतलब जो मोबाइल सिग्नल्स में हम लोग रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं उनकी एनर्जी सबसे कम है, और कम होनी भी चाहिए बेटा। आप चला कल्पना करो कि अगर हम गामा रे यूज करें मोबाइल सिग्नल्स में तो बात तो हो जाएगी, लेकिन बात करने वाला ही नहीं बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हाईली डिस्ट्रक्टिव। सो मोस्ट एनर्जेटिक इज गामा रे एंड लीस्ट एनर्जेटिक इज लॉन्ग रेडियो वेव। सबसे कम वेवलेंथ बेटा किसकी है, गामा रे की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, लॉन्ग रेडियो वेव्स की। अच्छा, वेवलेंथ का लगभग मैं आपको एक रेंज दे देता हूं। ये बेटा अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 मीटर से शुरू होता है, 10⁻16 मीटर से शुरू होता है, और लगभग ये 10⁻10 मीटर तक आता है। ये अप्रोक्सीमेट रेंज में बता रहा हूं, है ना, इसके थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, सिर्फ आपको एक अंदाजा देने के लिए कि ये स्पेक्ट्रम कितना वाइड है। 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर तक वेवलेंथ वेरी करती है इस स्पेक्ट्रम में। तो ऑल दीज रेज और वेव्स रिटन इन दिस स्पेक्ट्रम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सभी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऑल दीज वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑल दीज वेव्स रिक्वायर नो मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल, मतलब ऑल दीज वेव्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो ये सब बेटा जो भी प्रॉपर्टीज थी हम लोगों की वो सब यहां पे इक्वली अप्लाई करते हैं। अच्छा, इस विजिबल वाले रीजन को हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब धमाका नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसको बड़ा करके शो करते हैं। तो बेटा ये सब आपको मालूम है, कितने विजिबल में बताइए कितनी वेवलेंथ है बेटा, 7 है ना, कितनी हो गई, वेव ग्योर है ना बेटा, कितनी, 7। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विजिबल को जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, तो आपको ये 7 वेवलेंथ्स, 7 कलर्स मिलते हैं। ये 7 कलर मिले हैं, है ना। तो आपने पढ़ भी रखा बेटा, व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करते हो तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है। ये 7 कलर हैं, ठीक है, सूरज के 7 घोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी रेंज भी याद रख लेना बेटा, रेंज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब जो विजिबल की रेंज है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर होता है। ये विजिबल रेंज है, विजिबल टू ह्यूमन आईज। अच्छा, कुछ दूसरे सोर्सेज में आपको ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है ना, ऐसा नहीं कि 400 पे ही हमको दिखना बंद हो जाता है, पर एक रफली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ रेंज है वो मैंने आपको यहां पे लिख के बता दिया। तो 400 से 750 के बीच में आपको जो वेवलेंथ्स होंगी वो आपकी आईज को विजिबल होंगी। विजिबल का मतलब ये कलर्स आपको दिखेंगे बेटा। अगर दूसरी रेडिएशंस हैं, ये वाली वेव है या ये वाली वेव है, अब ये रेडिएशन वेव्स तो हैं, एनर्जी ट्रांसफर भी है, लेकिन ये अपनी आईज को विजिबल नहीं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए, सही क्रम में याद होना चाहिए। सही क्रम में मतलब एक सही ऑर्डर में याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं चलो विजिबल में सबसे ज्यादा एनर्जी किस वेवलेंथ की या किस कलर की, विब ग्योर में सबसे ज्यादा एनर्जी किस कलर की है, तो आप देखते हो बेटा लेफ्ट से राइट आने पे एनर्जी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये जो वायलेट है इसकी एनर्जी मैक्सिमम,
वायलेट की एनर्जी मैक्सिमम और रेड की एनर्जी मिनिमम। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम राइट में है। ठीक है, अब ये इस ऑर्डर में याद होना चाहिए, क्योंकि मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा चलो क्वेश्चन पूछता हूं। हम 3 वेव्स बना रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, क्योंकि हम लिख नहीं रहे क्वेश्चन। आप पहले इसको लिख लो, पहले इसको आप लिख लो। और आप अभी नहीं लिखे हो बेटा, हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आपने लिखे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन एक सिंपल सा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, है ना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एकदम बेसिक है। हम 3 ईएम वेव्स ड्रॉ कर रहे हैं, हम 3 ईएम वेव्स ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। 1 2 और 3। ठीक है, तो मैंने 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्रॉ की हैं, ए, बी और सी। और मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये 3 वेव्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इनमें से एक वेव येलो लाइट है, एक वेव एक्सरे है और एक माइक्रोवेव है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोल रखा है कि मैंने ये 3 वेव्स ड्रॉ कर रखी हैं बेटा, और इन 3 वेव्स में एक येलो वेव है, एक एक्सरे है और एक माइक्रोवेव है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ या कौन सी वेव किसके लिए है, कौन सा ए बी सी इनमें से कौन किसके लिए मैच होगा। तो कैसे करोगे बेटा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको ये बेटा सीक्वेंस याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो सीक्वेंस याद करना जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? आपको इन तीनों वेव्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी दिख रही है? वेवलेंथ का मतलब वो जो एक वेव बनती है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा कहां दिख रही है बेटा? तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो वेव है इसमें वेवलेंथ मैक्सिमम है। यहां पे वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम। फॉर दीज 3 वेव्स, ये जो 3 वेव्स हमने ड्रॉ कर रखी हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी मुझे दिख रही है। इन 3 वेव्स में, इन तीनों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है जरा बताओ? ईएम स्पेक्ट्रम आपके सामने लिखा हुआ है। येलो, एक्स और माइक्रोवेव में सबसे ज्यादा वेवलेंथ बेटा माइक्रोवेव की, क्योंकि जो लेफ्ट से राइट आ रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रही, सबसे ज्यादा माइक्रो। तो हमें ये इन तीनों में हमने मैच कर लिया कि ये वाला जो पर्टिकुलर है दिस इज फॉर माइक्रोवेव। अब बचे हैं 2, अक्कल बक्कल कर लेते हैं। क्या करना है बेटा? इसमें सबसे कम वेव किसकी है? इन तीनों में जो सबसे कम वेवलेंथ है वो ये वाली है, देखो ना आप, सबसे कम वेवलेंथ है। और इन तीनों में सबसे कम वेवलेंथ है एक्सरे की। जरा चेक कर लो ना, ये एक्सरे है तो वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये वाला हो गया एक्सरे का, और बचा है ये अकेला तन्हा, तो इसको दे दो लास्ट वाला, वो हो गया येलो। ये लो, ठीक। अच्छा, एक चीज और, अगर हम आपसे पूछें कि इन तीनों में मैक्सिमम एनर्जी किसकी, मैक्सिमम एनर्जी किसकी, तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ कि वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है। जैसा बेटा यहां पे देखते हो ना, लैम्डा इंक्रीजेस बट एनर्जी डिक्रीजेस। वेवलेंथ तो बढ़ रही लेकिन एनर्जी घट रही है। तो सबसे कम एनर्जी सबसे ज्यादा वेवलेंथ, इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक। फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी। समझ में आया ना? तो ये ऐसे क्वेश्चन बेटा आप तभी कर पाओगे जब आप ये स्पेक्ट्रम अच्छे से याद रखो। याद रहेगा आपको? ठीक है, तो इसको आप लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन भी लिख लो तो याद रहेगा कि कैसे इस पे बेस कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। इसको लिख लो बेटा। चलिए बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर चुके हैं और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आने के पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। मतलब जो आइडिया है वो आइडिया कुछ ऐसी घटनाओं से आया जिसमें एक घटना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सो सबसे पहले समझते हैं ब्लैक बॉडी है क्या, या ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं। फिर से बेटा मैं ये बोल रहा हूं, ये सेक्शन फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब आप बोलोगे ये कैसा टीचर है, हर चीज यही बोले जाता है फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स पर जितना रेलेवेंट है हम लोग उतना ही यहाँ पढ़ेंगे, है ना। आप HCV में सर्च कर लीजिएगा, पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
तो ब्लैक बॉडी क्या है? अ ब्लैक बॉडी इज दैट ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन इट। हर ऑब्जेक्ट पे रेडिएशंस हमेशा फॉल, रेडिएशन मतलब वेव्स हमेशा गिरती ही रहती हैं। अब क्या है बेटा, अभी इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब आप ऑब्जेक्ट पे रेडिएशंस फॉल करते हैं या लाइट फॉल करती है, तो फिर तीन चीजें हो सकती हैं। यहां से तीन चीजें हो सकती हैं। जब ये इंसिडेंट रेडिएशन आएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेंगे, तो बेटा तीन चीजें हो सकती हैं। पहला तो हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा यह है कि इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। और तीसरा यह है बेटा कि इसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर दिया जाए। ट्रांसमिट का मतलब समझ रहे हैं, जाने दिया जाए। तो एक्चुअल में ये तीन चीजें हो सकती हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन फॉल करता है। क्या क्या हो सकता है बेटा? एब्जॉर्बेंस हो सकता है, चीजों को, उस रेडिएशन को ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पे चीज, सपोज वेव्स पड़ी, फिर वो वेव कुछ वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसी रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी के कारण हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर दिखता है। ये सब आप पढ़ोगे, हो सकता है आपको मालूम भी हो बेटा, है ना। तो इसने क्या किया, कुछ चीजें एब्जॉर्ब की, कुछ चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ ट्रांसमिट कर रहा है। ब्लैक बॉडी क्या होगी? ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन दोनों को जीरो कर दे। इन दोनों को जीरो करने का मतलब है जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है, जो उस ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, सोख के बैठ जाए, एब्जॉर्ब करके बैठ जाए। मतलब ब्लैक बॉडी वो होगी जो इसको कट कर दे और इसको कट कर दे, जो भी आया सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। सो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। अब इसका नाम जरूर ब्लैक है, पर ऐसा नहीं है कि इसका हमेशा ब्लैक होना ही जरूरी है। जब आप एच.सी. वर्मा पढ़ोगे ना, तो उसमें डिटेलिंग में जाओगे, आप पढ़ोगे। मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट से कोई भी, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन आया, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया और एमिट कुछ नहीं हुआ, ट्रांसमिट कुछ नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं हुआ, तो वो ब्लैक बॉडी है बेटा। अब वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए अगर दूसरी व्यवस्थाएं हम लोग बना सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को भी ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं उसका ब्लैक होना, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन पढ़ ली। इस ब्लैक बॉडी का अब हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्या करना है, सुनिए। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लैक बॉडी है, तो एक टर्म आपको हमेशा मिलेगा रेडिएशन में कि जो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वो अच्छे एमिटर्स भी होते हैं। जो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वो अच्छे एमिटर्स भी होते हैं। तो जब हम लोगों ने बोला कि ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट है जो हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बेटा वो अगर सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ब्लैक बॉडी का, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जितनी भी तरह की वेवलेंथ्स पड़ रही हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, और मान लो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है कि अगर मान लो इस पे जितनी भी वेवलेंथ्स पड़ रही सब एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, तो एब्जॉर्ब, वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब, रेडिएशन एब्जॉर्ब होने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा। अब अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, हाँ या ना। पर अगर मान लो हम किसी तरीके से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो ये हर तरह की वेवलेंथ को एमिट भी करेगा। तो किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर पे, किसी फाइनाइट टेम्परेचर मतलब फिक्स टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी हर तरह की वेवलेंथ्स को एमिट भी करता है। क्यों? अगर हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और टेम्परेचर हमें फाइनाइट रखना है बेटा, तो हर तरह की वेवलेंथ को वो एमिट भी करेगा। नहीं करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, है ना, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ब्लैक बॉडी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एट अ फाइनाइट टेम्परेचर अ ब्लैक बॉडी एमिट्स ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स, एमिट्स ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। इसको कुछ हमारे प्लैंक क्वांटम थ्योरी से क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सारी घटनाक्रम ऐसी है बेटा, जैसे आप किसी, ये आपको मिल जाएगा, आयरन रॉड को अगर आप हीट करो बेटा,
आयरन रॉड को अगर आप हीट करो तो शुरुआत में जब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, मतलब हीट एनर्जी देनी शुरू की, तो वो रेड होता है। आप देखोगे रॉड को हीट करो तो शुरुआत में रेड कलर का होगा, टेम्परेचर और बढ़ाओ मतलब आप और एनर्जी देते जाओ तो धीरे धीरे ऑरेंजिश होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसका कलर येलोइश होगा, पहले रेड होगा, ऑरेंजिश होएगा, येलोइश होएगा और धीरे धीरे ब्लूइश होते हुए पूरा व्हाइट ग्लो होने लगे। जब टेम्परेचर आप बहुत बढ़ा दोगे तो पूरा ऑलमोस्ट व्हाइट ग्लो दिखने लगेगा। बहुत पुराने वाले जो बल्ब होते थे ना, जो पीले वाले बल्ब होते थे, बहुत पहले वो चलते थे, आजकल तो ये सब एलईडी लाइट्स चलती हैं। पहले बल्ब चलते थे उसमें फिलामेंट होता था बेटा, वो फिलामेंट पहले कम वोल्टेज दो मतलब कम टेम्परेचर है तो बहुत हल्का हल्का रेडिश ग्लो आता था। जब ज्यादा वोल्टेज आता था, ये हम लोग फील कर सकते थे क्योंकि हमारे गांव में कभी वोल्टेज आधा हो जाता था, कभी ज्यादा हो जाता था। तो पहले जब कम वोल्टेज आता है बेटा तो वो रेडिश रहता है, जब वोल्टेज बढ़ता है मतलब जब फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें व्हाइटिश ग्लो निकलने लगता है। अब क्या है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, अब यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स के दो हिस्से कर रहे हैं। हम लोगों ने जनरल केमिस्ट्री में पढ़ा बेटा क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी, और एक है क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल फिजिक्स से ये नहीं एक्सप्लेन होता है कि वो अलग अलग वेवलेंथ्स क्यों आती हैं। क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि ठीक है भैया टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उसकी ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए अगर टेम्परेचर घटा रहे हो, लेकिन ये कलर क्यों चेंज हो रहा है? तो ये कलर चेंज का जस्टिफिकेशन बेटा किसने दिया? कलर चेंज का जस्टिफिकेशन फिर प्लैंक ने ही दिया। कलर चेंज होने का मतलब है कि जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अलग अलग वेवलेंथ एमिट कर रहा है, क्योंकि हर कलर के लिए वेवलेंथ अलग है। तो आपने टेम्परेचर चेंज किया तो ऑब्जेक्ट वेवलेंथ अलग अलग एमिट कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैक्स प्लैंक ने दिया। एक ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं जो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मिल जाएगा। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस निकलते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो एक एट अ फिक्स टेम्परेचर है, तो हम लोग एक ग्राफ बना रहे बेटा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। ठीक है, काहे का वेवलेंथ है ये, किस चीज का वेवलेंथ है? द वेवलेंथ एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हमें मालूम है कि हर तरह की वेवलेंथ को एमिट करता है। तो वेवलेंथ एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी वर्सेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी एमिट कम या ज्यादा हो रही है ना, कितना उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा है वेवलेंथ का, तो वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो जब बेटा ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ये ऑब्जर्व ग्राफ है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, सपोज एक फाइनाइट टेम्परेचर है तो इस तरह का आता है बेटा। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सपोज एक टेम्परेचर T1 है, T1 टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट है, इस T1 टेम्परेचर पे वो ब्लैक बॉडी हर तरह की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। देखो आप, हर तरह की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। वेवलेंथ 0 से लेके आगे जहां तक भी जाता है हर तरह की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। यह ब्लैक बॉडी की खासियत है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को जरा आप देखें, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा एमिट कर रहा है, ये इंटेंसिटी है। तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को, इसको मैक्स बोल सकते हैं, ज्यादा एमिट कर रहा है। मतलब वो ब्लैक बॉडी पार्शियलिटी शो कर रहा है। पार्शियलिटी शो करने का, हर वेवलेंथ तो एमिट कर रहा है लेकिन ये वाली वेवलेंथ को ज्यादा एमिट कर रहा है, ज्यादा संख्या में एमिट कर रहा है, बाकी वेवलेंथ्स को थोड़ा कम कम कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को लार्ज नंबर में एमिट कर रहा है। तो ये दिस इज ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। टेम्परेचर T1 है, T1 सपोज आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसी ऑब्जेक्ट का, उसी ब्लैक बॉडी का आप टेम्परेचर बढ़ा दो। जब बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर से कुछ ऐसा कर्व ऑब्टेन करते हैं। तो क्या हुआ? T1 टेम्परेचर था, T1 टेम्परेचर वॉज लोअर टेम्परेचर। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया उस ऑब्जेक्ट का, लेट दिस बी T2 इज हायर टेम्परेचर, तो ग्राफ तो वैसा ही बनता है, हर तरह की वेवलेंथ को एमिट होता है। लेकिन अब बेटा जो मैक्सिमम वाला वेवलेंथ था वो थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया। तो हो क्या रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा एमिट हो रही थी उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। मतलब वो वेवलेंथ की वैल्यू, वेवलेंथ डिक्रीजेस,
वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम अमाउंट में एमिट हो रहा था दैट इज डिक्रीजिंग। और इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, अभी आप नहीं भी इसके बारे में कुछ जानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कभी भी आपको अभी केमिस्ट्री में इस पे टेस्ट नहीं करने वाले हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सब फिजिक्स का टॉपिक है, सिर्फ एक भूमिका बांध रहे हैं ताकि आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अच्छे से समझ सको। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है बेटा लैम्डा, ये मैक्सिमम है ना, ये वाला जो इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं, लैम्डा एम। लैम्डा एम इज लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। ये बी इज अ कांस्टेंट, बी इज अ कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू सब आप बाद में पढ़ोगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू से हमें मतलब नहीं अभी, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा कांस्टेंट है। मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू अ टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी मेहनत हुई। जैसे एक ये लॉ है, ये क्लासिकल थ्योरी से आता है, क्लासिकल थ्योरी से आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिर एक स्टीफेंस लॉ आता है, हम लोग यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्टीफेंस लॉ आता है। स्टीफेंस लॉ क्या, अच्छा यहां से आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वही हो भी रहा था बेटा, हायर टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेवलेंथ इधर खिसक गया, मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा। ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किए, जिसमें एक तो ये प्रयास हो गया बेटा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से इस कर्व का एक सेक्शन तो एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन एक सेक्शन एक्सप्लेन नहीं होता। मतलब पूरा कर्व इस वाले स्टेटमेंट या इस लॉ से एक्सप्लेन नहीं होता, ये पूरा कर्व इस लॉ से एक्सप्लेन नहीं होता है। फिर कुछ और लोगों ने मेहनत की, रेलिग ने, जीन्स ने, उन्होंने भी एक अपनी इक्वेशन बनाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वहां फिर एक हिस्सा एक्सप्लेन हो रहा था, दूसरा हिस्सा एक्सप्लेन नहीं होता। मतलब ये पूरा कर्व एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा था क्लासिकल थ्योरी से। प्लैंक ने भी कोशिश की, प्लैंक ने कोशिश की 1900 में कि इस कर्व को एक्सप्लेन किया जाए। तो प्लैंक ने जो भी अभी तक के काम थे उस काम को देखते हुए यह सोचा कि अगर क्लासिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं तो ये एक्सप्लेन नहीं होता है। तो उन्होंने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन क्वांटाइजेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। क्वांटाइजेशन कैसे इसको एक्सप्लेन करता है वो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी से हटके एक चीज एज्यूम की। अब शुरुआत में मैक्स प्लैंक को भी बड़ा दुख होता था। दुख इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि उनको ये कभी लगा ही नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी नई चीज खोज कर दी, क्योंकि उन्होंने की थी जिसको आगे उन्होंने एक पूरा पिटारा खोल दिया बेटा नई फिजिक्स का। जो अभी तक की फिजिक्स थी क्लासिकल फिजिक्स, उससे हटके कुछ एक नया बॉक्स खुल गया क्वांटम फिजिक्स का। और प्लैंक को यह एहसास ही नहीं था कि उन्होंने ये शुरुआत कर दी। प्लैंक को हमेशा लगता था कि बस उन्होंने एक मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करके इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। उनको लगा कि उनके जो भी असम्पशन थे वो एक्चुअल में इस ग्राफ को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये उनको हमेशा लगता रहा। मैक्स प्लैंक के इस क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पहले आइंस्टीन ने यूज किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब बेटा कैसे मैक्स प्लैंक का क्या क्वांटाइजेशन रूल है, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इसका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लो, इसको बहुत डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इसका रोल बस यही है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो घटना थी जिसने मैक्स प्लैंक को क्वांटाइजेशन की जो थ्योरी है वो देने पे मजबूर किया। ठीक है, तो इसको आप लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट मैक्स प्लैंक की थ्योरी लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको लिखिए बेटा।